देखो हमने वासुदेव पढ़ा, वासुदेव के बाद अजयराज चौहान। अजयराज चौहान के पुत्र का नाम था अर्नोराज आनाजी। आनाजी का शासनकाल 1133 से लेकर लगभग 1155 तक आनाजी का शासनकाल आता है। ये आनाजी जैसे अजमेर की गद्दी पर बैठे तो आनाजी के पिता का नाम पूछे तो आनाजी के पिता का नाम क्या हुआ? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान आनाजी के पिता का नाम था। आनाजी को उपाधि दे रखी है और उपाधि है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज परम भट्टारक। महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि, राजाओं में सर्वोपरि राजा को उपाधि दी जाती है। वो राजाओं में सर्वोपरि राजा की उपाधि किस राजा को दी गई है? आनाजी। चौहान वंश में महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि राजाओं में सबसे बड़े राजा की जो उपाधि है वो किस राजा को दी गई है? तो सबसे बड़े राजा की उपाधि जो दी गई है वो किस राजा को दी गई है? अर्नोराज। अर्नोराज आनाजी को महाराजा धीराज परम भट्टारक, इनके पिता का नाम अजयराज चौहान था। देखो आनाजी जब गद्दी पर बैठे 1133 ईस्वी में तो क्या होता है कि अजमेर की सीमा में एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है नागपहाड़, और एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी को बोलते हैं तारागढ़। तारागढ़ की पहाड़ी। ये अजमेर की गद्दी पर बैठे ही थे कि अजमेर की गद्दी का राजा अजयराज के बाद आनाजी अर्नोराज की गद्दी पर शासन आता है। और अजमेर की गद्दी पर जैसे ही आनाजी का राज आया, क्या होता है कि 1133 में इसने गद्दी संभाली थी। लगभग 1137 ईस्वी की घटनाक्रम था कि 1137 ईस्वी में तुर्की सेना थी। तुर्किस्तान, क्योंकि आज राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान सीमा लगाता है। पाकिस्तान से बाद इधर के जो देश हैं अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे मोमडन सत्ता वाले देश हैं। उन मोमडन सत्ता वाले देशों में ये तुर्की सेना तुर्किस्तान की सेना थी, मुस्लिम सेना थी तुर्किस्तान से। ये मुस्लिम सेना 1137 ईस्वी में आनाजी के शासनकाल में इस तुर्किस्तान से चलती और अजमेर की सीमा में आ जाती है। अजमेर में प्रवेश करने का रास्ता ये कि ये नागपहाड़ और तारागढ़ जो पहाड़ी है इनके मध्य से होकर ही अजमेर में प्रवेश किया जाता है। अजमेर की भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरीके से कि अजमेर में जब अपन प्रवेश करना है तो अजमेर में प्रवेश करने के लिए नागपहाड़ और तारागढ़ पहाड़ियों के बीच से होकर अजमेर शहर के लिए जाना पड़ता है। यहाँ नागपहाड़ और तारागढ़ पहाड़ी और अजयराज चौहान के शासनकाल में एक शहर बसा हुआ था जिस शहर की स्थापना अजयराज चौहान ने की थी। इस नगर की स्थापना जो की वो नगर कौन सा था? अजमेर नगर। ये अजमेर नगर है 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान द्वारा बसाया गया था। अजमेर तक आने के लिए नागपहाड़ और तारागढ़ पहाड़ी के मध्य से आना होता है। यहाँ अजमेर का इस समय राजा है वो कौन है? आनाजी। जब आनाजी को सूचना लगी कि अजमेर की सीमा में तुर्की सेना का आक्रमण हो रहा है और तुर्की सेना अजमेर की सीमा तक आ चुकी, तब इस आनाजी ने अपने सैनिकों को आदेश किया कि ऐसा करो कि जब तक वो सेना इस नागपहाड़ और तारागढ़ पहाड़ी के मध्य में नहीं आए तब तक अपन आक्रमण नहीं करेंगे। जैसे ही ये सेना तुर्की जो मोमडन सेना है इस नागपहाड़ और तारागढ़ पहाड़ी के मध्य में आ जाएगी, जैसे इसके मध्य में आती है, नागपहाड़ और तारागढ़ पहाड़ी के मध्य में आती है, तब हम इनको दोनों तरफ से तो पहाड़ी है और इसको आगे से घेराबंदी करके इनका वध करेंगे। ये प्लानिंग आनाजी ने कर ली थी। आनाजी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग सैनिकों ने काम किया और 1137 ईस्वी में जब इन्होंने अजमेर की सीमा में प्रवेश करने का आगे बढ़े
तो इन सैनिकों को इस तारागढ़ और नागपाड़ी के बद तुर्की सेना का वध कर दिया आनाजी ने। आनाजी की सेना ने इस तुर्की सेना को नागपाड़ और तारागढ़ मतलब अजमेर की दरगाह में आए, तब इनका ऐसा स्वागत किया कि वो स्वागत इनका अंतिम स्वागत के रूप में तब्दील हो गया। यहाँ नागपाड़ और तारागढ़ पहाड़ी के बीच तुर्की सेना को हरा दिया और पूर्णतः तुर्की सेना का क्या कर दिया, खात्मा। जब तुर्की सेना का खात्मा कर दिया, पूर्ण रूपेण तुर्की सेना को मार दिया इन्होंने, तो यहाँ बड़ी खुशी हुई अजमेर में कि अजमेर से जो संकट तुर्की सेना का आ रहा था वो आनाजी ने समाप्त कर दिया। पर यहाँ नागपाड़ और तारागढ़ पहाड़ी के बीच लाश ही लाश बिछ गई। इतनी लाशों के ढेर लग गए कि उस तुर्की सेना की लाशें पड़ी थी। कुछ समय बाद इस तुर्की सेना की लाशों से बदबू आने लगी। ये लाशें जब सड़ने लगी तो इनसे बदबू आने लगी, और जब वायु का वेग अजमेर की तरफ होता तो स्थानीय लोगों को परेशानी होने लगी। स्थानीय लोग आनाजी के दरबार में पहुंचते कि महाराज आपने तुर्कियों से हमारी रक्षा की, उसके लिए तो आपको धन्यवाद। पर अब तुर्की सेना की जो लाशें तारागढ़ और नागपाड़ के मध्य पड़ी है, उनसे लाशों से बदबू आ रही है और उसकी वजह से जीवन यापन करना क्या हो रहा है, संभव नहीं है। आप इसका निदान और करें। तब आनाजी ने क्या किया कि इस नागपाड़ से एक नदी निकलती थी, उस नदी का नाम था चंद्रा नदी। आज वर्तमान इसी चंद्रा नदी को लूनी नदी का नाम देते हैं। राजस्थान में आज इसको लूनी नदी के नाम से जानते हैं। यही लूनी नदी प्राचीन समय में किस नदी के नाम से जानी जाती थी, चंद्रा। ये चंद्रा जो नदी थी ये लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। ये राजस्थान के अजमेर के भूभाग में नहीं बहती थी पहले। इस आनाजी ने क्या किया कि ये जो चंद्रा नदी है इसको तारागढ़ और नागपाड़ के मध्य से मोड़ दिया। जो इसका रास्ता किसी और तरफ जाता था, इसको रास्ता मोड़कर तारागढ़ और नागपाड़ के मध्य से इसको प्रवाहित करवा दिया इस आनाजी ने। और जब इस चंद्रा नदी मतलब वर्तमान की लूनी नदी का पानी इसके बीच से निकला तो ये लाशें इस पानी में बहती हुई अजमेर के भूभाग से आगे चली गई। ये समस्या का निदान भी हो गया कि जो लाशों से बदबू आ रही थी, स्थानीय लोगों को रहने में समस्या हो रही थी, उसका भी निदान कर दिया आनाजी अर्नोराज ने। जब अजमेर के भूभाग में पानी आया तो स्थानीय लोगों ने फिर महाराज से गुहार लगा दी कि महाराज जब आपने चंद्रा नदी को अपने क्षेत्र में ला दिया तो हमारी एक इच्छा है कि हम एक झील बनाना चाहते हैं। और स्थानीय लोगों के सहयोग से वो झील भी बनी और उस झील का नाम आनाजी के नाम पर उस झील का नाम रखा गया आना सागर झील। स्थानीय लोगों के सहयोग से इस झील का जब ये नदी का पानी आया तो लोगों ने कहा कि हम एक झील का निर्माण कर रहे हैं और उस झील का नाम राजा के नाम पर आना सागर क्या रखा गया, झील। ये आना सागर झील का निर्माण करवा दिया। ये आना सागर झील बन गई भाई। और जब आना सागर झील बनी तो चारों तरफ दिल्ली सल्तनत तक के मुगल वंश तक के शहजादे और राजाओं तक सूचना पहुंची कि पहले तो तुर्की सेना को हरा दिया और तुर्की सेना को हराने के बाद आज वहां स्थानीय लोगों के सहयोग से वहां के राजा जिस आनाजी का वर्चस्व ऊंचा बढ़ गया था, उस आनाजी के नाम पर एक आना सागर स्थानीय लोगों ने क्या बनाई है, झील। तो सबके मन में एक लालसा हुई कि उस झील को देखना चाहिए। आनाजी के बनी शासनकाल में बनी इस आना सागर झील को मुगल वंश के शहजादे देखने आते। एक मुगल वंश का शहजादा आया जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर आना सागर झील को देखने आता है और एक आया शाहजहां। शाहजहां भी आया था और जहांगीर भी आया। जब शाहजहां आया तो शाहजहां ने इस पर यहां पर आकर 12 दरी, ये 12 दरी का क्या करवा दिया था, निर्माण। 12 दरी फूल पत्तियों का एक रमणीय स्थान था, बैठने लायक एक रमणीय घूमने लायक स्थान, एक 12 दरी का निर्माण मुगल वंश के किस शहजादे ने आना सागर झील पर किया था, शाहजहां ने। शाहजहां ने
मुगल वंश में बारेदरी का निर्माण, बारेदरी एक फूल पत्तियों का एक रमणीय स्थान जहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्थाएं होती है, ऐसे बारेदरी का निर्माण आना सागर झील के किनारे किस मुगल शहजादे ने करवाया था? शाहजहां ने। जब जहांगीर आया तो जहांगीर ने इस आना सागर झील के निकट एक बाग बनवाया था, जिस बाग का नाम दिया दौलत बाग। दौलत बाग जिसको शाही बाग भी बोलते हैं, शाही बाग। आज राज्य सरकार ने इसका नाम सुभाष उद्यान कर दिया। राज्य सरकार ने वर्तमान इस बाग का नाम सुभाष उद्यान के नाम से, दौलत बाग, शाही बाग, शाही लॉज के नाम से, शाही बाग, दौलत बाग के नाम से जहांगीर ने इसको स्थापित किया था। आज राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा इसका नाम क्या कर दिया? सुभाष उद्यान। जब ये जहांगीर आना सागर झील से घूमकर वापस अपनी सल्तनत में जाता है तो जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की पत्नी रानी का नाम था। रानी नूरजहां से जाकर ये जहांगीर सारी बातें बता देता है कि आज मैं अजमेर गया था और अजमेर में आना सागर झील पर बड़ा रमणीय स्थान है, बड़ी अच्छी झील बनाई है, और उस झील पर गया और वहाँ पर विचरण किया और मैंने वहाँ एक दौलत बाग बनाने के क्या दे दिए? आदेश। दौलत बाग बन रहा है वहाँ पे, वो मेरे द्वारा बनाया गया है और शाहजहां ने वहाँ पर बारेदरी का निर्माण करवाया है। जब लुगाई तो ठहरी, जो इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाओं में लालसा होती है, घूमने फिरने की इच्छा होती है। अगर जब नूरजहां से कहा तो नूरजहां ने भी वही डिमांड रख दी, मैं भी आना सागर झील देखूंगी। अब आना सागर झील देखने की बात जब नूरजहां ने की तो जहांगीर समझ गया कि फंस गया यार, बातें बताकर मैं तो फंस गया। तो इसने क्या किया कि इससे जाने के लिए मना कर दी जहांगीर ने कि मेरे पास तो ऑफिस में ज़्यादा वर्कलोड है, मैं नहीं जा सकता, छुट्टियां नहीं है मेरे पास, काम ज़्यादा है। जहांगीर ने मना कर दी तो नूरजहां नाराज हो जाती है। अब अगर नाराज हो जाए महिला तो नाराज होने के बाद उसके पास ऑप्शन क्या रहता है कि वो सीधा अपने पियर को याद करती है। अपने ससुराल में किसी से अपेक्षा नहीं रखती, वो अपने पियर से अपेक्षा रखती है। इस नूरजहां ने भी वही किया कि इसने अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। उस समय एंड्रॉयड मोबाइल रखती थी नूरजहां। नूरजहां ने अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। इसकी माँ का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम नूरजहां की माँ का नाम था भाई, बेगम अस्मत। अस्मत बेगम को इसने फ़ोन लगा दिया कि माँ मुझे आना सागर झील देखनी है, और आना सागर झील लेकर नहीं जा रहे। तो माँ ने समझाया बेटा कुंवर साहब के पास ज़्यादा कुछ काम होगा इसलिए नहीं ले जा रहे। नहीं, मैं तो आना सागर झील ही देख के आऊँगी। जिद कर गई। तब इस अस्मत बेगम ने कहा कि ऐसा करते हैं नूरजहां, तू और मैं दोनों चलते हैं, कुंवर साहब को अपना काम करने दे, तू भी घूम लेगी मैं भी घूम लूंगी, अपन दोनों चलते। माँ बेटी दोनों तैयार हो जाती हैं। अब माँ बेटी दोनों आती हैं कहाँ पर? आना सागर। आना सागर झील पर आए तो देखो जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था, शाहजहां ने बारेदरी बनवाई। अब ये भी तो मुगल वंश की रानी थी। रानी नूरजहां आए तो नूरजहां भी तो कुछ बनवाएगी। इस नूरजहां ने एक झरना बनवाया जिस झरना का नाम है चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर नामक झरना, ये चश्मा ए नूर नामक झरना आना सागर झील पर किसने बनवाया था? नूरजहां। नूरजहां ने चश्मा ए नूर, नूर का मतलब होता है सुंदर और जहां का मतलब होता है संसार। संसार की सबसे सुंदरतम रानियों में संज्ञा आती थी किसकी? नूरजहां की। नूरजहां ने चश्मा ए नूर नामक एक झरना बनवाया था। चश्मा ए नूर नामक जो झरना बनवाया वो झरना नूरजहां ने बनवाया था। और इसकी माँ थी जो अस्मत बेगम। ये अस्मत बेगम बड़ी चोटी थी। इसने क्या किया? दौलत बाग और बारेदरी से कुछ फूल तोड़ लिए और फूल तोड़कर इसने फूल तोड़ लिया। और इस भारत में फूल तोड़ने के बाद पहली बार भारत में इत्र का आविष्कार,
इत्र का आविष्कार इस भारत में किसने किया है? तो ध्यान रखना, इस अस्मत बेगम द्वारा भारत में इत्र का क्या किया गया था? आविष्कार। इत्र का आविष्कार इस अस्मत बेगम द्वारा किया गया था। इसने इत्र का आविष्कार कर दिया। नूरजहां ने चश्मा-ए नूर नामक झरना बनवा दिया। जहांगीर ने दौलत बाग, शाही बाग जिसको सुभाष उद्यान कहते हैं, शाहजहां ने बारेदरी का निर्माण करवा दिया। इसके अंतिम समय में आनाजी जो थे, ये आनाजी 1155 ईस्वी की बात थी कि ये आनाजी 1155 ईस्वी में आनाजी की हत्या कर देता है और आनाजी की हत्या इसी का पुत्र करता है। आनाजी की हत्या इस आनाजी के पुत्र जगदेव ने की थी। भाई जगदेव इसका पुत्र था, जिसने आनाजी से राजगद्दी हासिल करने के लिए इस अपने ही पुत्र के द्वारा आनाजी की क्या हो जाती है? हत्या। तो इस जगदेव जो था, इस जगदेव को चौहान वंश का पितृहंता, चौहान वंश का पितृहंता क्या बोलते हैं? शासक। अजमेर की गद्दी में चौहान वंश का पितृहंता शासक बोलते हैं, उसका नाम है जगदेव, जो आनाजी का ही पुत्र था। आनाजी के और भी पुत्र थे, जैसे विशलदेव, सबसे शक्तिशाली भी था और सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी भी था। बहुत अच्छी सोनी सोनी कविताएं किया करता था, इसलिए कवि बांधव, और अपने वचन का कटिबद्ध रहता था, इसलिए कटि बांधव की उपाधि वो विशलदेव ने अंततः इस जगदेव की हत्या की। जगदेव को हराया और हराकर आगे गद्दी पर विशलदेव चौहान बैठेगा। अजयराज चौहान का पिता पृथ्वीराज चौहान प्रथम, और सबसे पहले संस्थापन काल रहा वो वासुदेव का, निर्माण काल रहा अजयराज का, और अजयराज का पुत्र कौन आया? आनाजी। बात समझ में आई होगी शायद, कोई डाउट नहीं? हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सिद्धम क्लासेज के साथ जुड़े, मैं दिलीप शर्मा। रोज़ रेगुलर आपकी क्लासेज दोबारा दिवाली बाद स्टार्ट कर दी गई है, आप एक बार क्लास के साथ ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।